गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। आज जो आज जो हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो ठंडे के दिनों में क्या होता है कि ठंड के समय में क्या है कि आपको अस्थमा दम्मा का पेशेंट बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा दम्मा के पेशेंट ठंड में परेशान रहते हैं, जब भी सीजन चेंज होता है। तो बहुत सारे पेशेंट के द्वारा या फिर और लोगों के द्वारा ये डिमांड था कि अस्थमा का एक वीडियो बनाया जाए, ताकि हम लोग को जो वीडियो बनाते हैं उसका मेन फोकस क्या होता है। मेरा फोकस क्या है कि बिहार में जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार हैं या गरीब परिवार हैं, सारे परिवार के लोगों को जो मेडिकल से रिलेटेड नहीं भी हैं, सारे बीमारियों के बारे में जानकारी मिल सके। इसके लिए हम लोग लगातार यह वीडियो बनाते रहते हैं। जितना भी आम बीमारी है, सबको सब बीमारी के बारे में लोगों को जानकारी हो, ताकि वे सही समय पे सही इलाज कराकर अपनी बीमारी को बढ़ने से रोक सके, बीमारी का इलाज करा सके, अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को पहचान सके और भ्रम में नहीं रहे। अस्थमा में भी क्या होता है कि अस्थमा में जो सिम्टम आता है, तो शुरुआती अवस्था में लोग समझ नहीं पाता है कि यह अस्थमा है कि सर्दी खांसी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह हो सकता है कि हमको इस्नोफिलिया है, हमको यह है, हमको एलर्जी है, हम ठंडा खा लेते हैं तो ये हो जाता है, हम दही खा लेते हैं तो ये हो जाता है, एक सेव कल खा लिए तो ये हो गया, एक केला खा लिए तो ये हो गया। तो ऐसा भ्रम है, लेकिन उनको रहता है सिम्टम अस्थमा का, दम्मा का। और यह बीमारी आगे जाके इतना प्रोलॉन्ग हो जाता है कि अगर सही समय पे इसका इलाज नहीं किया जाए तो बीमारी बढ़ जाता है और उससे अनेक प्रकार की खतरा हो सकती है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्रतिवर्ष जो है भारतवर्ष में कम से कम करोड़ों लोग दम्मा से पीड़ित हो जाते हैं। भारतवर्ष में दम्मा के जो मरीज हैं वह हर साल 1 करोड़ के रेशियो से मतलब कि पार हो जाता है। जितना भी जनसंख्या है उसका 1 करोड़ जनसंख्या दम्मा के चपेट में आता है। दम्मा वाले पेशेंट में, अस्थमा वाले पेशेंट में क्या होता है, अस्थमा वाला को हम लोग ब्रोंकियल अस्थमा भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जैसे हमको सांस देखिए, सांस लेना, हमारा लंग्स का काम क्या है कि सांस लेना और सांस छोड़ना, यानी कि हमारे द्वारा जो ऑक्सीजन सांस के द्वारा ली जाती है वह हार्ट को दी जाती है, और हार्ट क्या करता है, उस ऑक्सीजन को लेकर शरीर के सारे सेल टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है, यानी हार्ट ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो यदि सांस का जो नोजल, नोज से होते हुए, जो ट्रेकिया से होते हुए हमारा जो लंग्स में जा रहा है, लंग्स में जाने के लिए उसको क्या होता है कि पतला पतला ट्यूब होता है। जैसे एक पेड़ होता है और पेड़ का जड़ होता है, फिर जड़ से बहुत सारे टहनी निकल के जाते हैं, टहनी निकले हुए होते हैं, उसकी शाखाएं होती है। वैसे ही लंग्स में जो होता है, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस होता है, ब्रोंकियोलस होता है, ब्रोंकाई होता है, एल्वोलाई होता है, और एल्वोलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर इन किया जाता है और हार्ट को दिया जाता है, ताकि हार्ट ब्लड में मिला के उस ऑक्सीजन को शरीर के सारे भागों में पहुंचाए। और उधर से जो CO2 है उसको भी निकालने का रास्ता एक ही है, यानी CO2 ले जाने का और CO2 लाने का, दोनों का रास्ता एक ही है। अब अस्थमा वाले पेशेंट में होता क्या है, या पहले आप समझ लीजिए कि जो हमारा ईयरवे है, जो ब्रोंकस है, जो ब्रोंकियोलस है, उसमें क्या होता है, उसकी मांसपेशियां जो है वो सिकुड़ जाती है। मसल्स में क्या होता है, सिकुड़न पैदा हो जाती है, जिससे जो हवा जाने वाला छिद्र है, ऐसे हवा जाने वाला एक छिद्र, इतना पाइप, मोटा पाइप है, और यह छिद्र क्या हो, या तो बंद हो जाए। हार्ट में क्या होता है कि प्लेग जम जाता है, पैचेज जम जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉट, पैचेज, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। और यदि आपको ईयरवे ही जाम हो जाए, ईयरवे सिकुड़ जाए, ईयरवे में सिकुड़न हो जाए, तो वहां से क्या हो जाए कि ऑक्सीजन सही मात्रा में जा नहीं पाएगा और वहां से CO2 आ नहीं पाएगा। तो अस्थमा वाले पेशेंट में यही होता है कि ईयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ईयरवे का मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, जिसके बाद मरीज को सांस लेने में तकलीफ और सांस में घरघराहट, शरीर से सांस लेने पे, छोड़ने पे सीटी जैसा आवाज आना, व्हीजिंग बोलते हैं उसको, घरघराहट की आवाज आना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, छींक आना, सर्दी होना, खांसी बार बार आना, गला सूख जाना। और यह सब प्रक्रिया जनरली रात में ज्यादा होता है। जिसको रात में, शाम के समय में खांसी का प्रकोप बढ़ रहा है, राइनाइटिस का प्रकोप बढ़ रहा है, सांस का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, बार बार खांसी आ रहा है, वो अस्थमा के तरफ इंडिकेट करता है, वो प्राइमरी स्टेज है। हमारे बिहार में, हमारे यहाँ लोग क्या समझता है कि इसको आम एलर्जी समझकर या फिर मौसम का चेंज समझकर इसको इग्नोर कर देता है और बीमारी बढ़कर एक भयानक रूप ले लेता है। तो
तो आज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अस्थमा से संबंधित जितने भी हमारा जो कंफ्यूजन है उसको हम लोग क्लियर करेंगे कि अस्थमा होता क्या है। WHO के द्वारा भी जो गाइडलाइन है उसको भी हम बताएंगे। अस्थमा को सामान्य भाषा में हम लोग ब्रोंकियल अस्थमा भी बोलते हैं, जिसमें मरीज को सांस लेने में प्रॉब्लम, सीना में जकड़न, दर्द, खांसी और घरघराहट, यानी कि सांस लेने छोड़ने पे घर घर का आवाज आना, सीटी जैसा आवाज आना। आप स्टेथोस्कोप लगाओगे तो लंग्स के पास सीटी का ऐसा आवाज आएगा। क्यों आएगा कि जो ईयर वे है, जैसे मानते हैं जो जो रास्ता है सांस जाने वाला, उसकी मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी तो प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होगा और ऑक्सीजन लंग्स को नहीं मिलेगा और उधर से जो CO2 आना है वो भी निष्कासित नहीं होगा, जिससे पेशेंट का स्थिति क्रिटिकल हो सकता है। और साथ में क्या होता है कि म्यूकस का सिक्रीशन ज्यादा होने के चलते म्यूकस ज्यादा बनेगा, तो म्यूकस ज्यादा जो बनेगा तो भीतर ही खखार जमा रहेगा, म्यूकस जमा रहेगा, फेगम जमा रहेगा और वह बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसके चलते पेशेंट सोचेगा कि अगर हमको खांसी आए और कफ बाहर निकल जाए तो हमको राहत मिल जाएगा। किसी किसी पेशेंट में, हर पेशेंट में अलग अलग का होता है, किसी में मौसम चेंज के अनुसार होता है, किसी में दिन में होता है, किसी में रात में होता है, किसी में एक्सरसाइज के दौरान होता है, किसी में बाहर जाने में, धूल कण में, या फिर कोई ऐसा सेंट, दुर्गंध सामान, कीटनाशक दवाई या कोई भी एलर्जी के सब्सटेंस में आता है तो उस कंडीशन में उसका अस्थमा जागृत हो जाता है। तो कॉमन फैक्टर क्या है कि जिसको अस्थमा होगा उसके चेस्ट में डिस्कम्फोर्ट होगा, उसका चेस्ट में सिकुड़न होगा, उसको चलने में हार्ट रेट बढ़ जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, गला में हमेशा खसखसाहट रहेगा, तो यह सब प्रॉब्लम आएगा। और ज़्यादा खांसी बार बार आने से उस आदमी को रात में नींद पूरा नहीं हो पाएगा और वह आदमी दिन भर थका महसूस होगा, क्योंकि उसका जो नींद का प्रॉब्लम है, खांसी के चलते या सांस के प्रॉब्लम के चलते रात में उसका ठीक से नींद नहीं आ पाएगा। और जनरली दम्मा में क्या होता है, अस्थमा में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ईयर वे में सूजन आ जाता है और उसके चलते जो एक्स्ट्रा म्यूकस बनने लगता है और एक्स्ट्रा म्यूकस बनने के बाद सूजन होने के चलते ईयर वे का जो रास्ता होता है वह छोटा हो जाता है, श्रिंक होता है और बाहर से उधर जो म्यूकस लौट के नहीं आता, इधर से ऑक्सीजन उसको सांस नहीं जा पाता है, जिसके चलते छाती में घरघराहट वगैरह महसूस होता रहता है। तो अभी हम लोगों ने समझा कि सिम्टम क्या है और होता कैसे है। कभी कभी किसी को एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी काम करने में भी अस्थमा बढ़ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि धूल में जाने के बाद आएगा, कहेगा हमको धूल से एलर्जी है, धूल में जाने के बाद छींक आना, सांस फूलना प्रॉब्लम, या फिर कभी कोई परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल किया, कोई ऐसा सुगंध दुर्गंध, या फिर कोई इस तरह का धुआं से पेशेंट धुआं से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो यह सब चीज़ का होता है। किसी किसी को एलर्जी के चलते जो अस्थमा होता है उससे रिलेटेड है, किसी को चारकोल से, कॉकरोच वेस्ट से, पोलेजन से, धूलकण से, किसी जानवर के सलाइवा से, इस सब चीज़ के चलते अस्थमा डेवलप हो जाता है। कभी कभी अस्थमा इमरजेंसी कंडीशन भी ले लेता है। कब इमरजेंसी ले जाएगा, जब उसका ईयर वे पूरी तरह से ओवरस्ट्रक्ट हो जाएगा और आदमी का ऑक्सीजन सेचुरेशन गिरने लगेगा और चेस्ट में पेन होने लगेगा, तो वह कंडीशन जो अस्थमा का ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो आदमी की जान भी जा सकती है, तो उसको इमरजेंसी अस्थमा में कन्वर्ट नहीं होने देना है। अभी WHO के द्वारा कुछ गाइडलाइन निकला, अस्थमा क्या होता है कि को मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के श्रेणी में रखा गया WHO के। जनरली अस्थमा का शुरुआत तो अधिकतर देखा गया है बचपन से ही हो जाता है और बचपन से हल्का हल्का सर्दी खांसी होते होते बाद में क्रोनिक स्टेज में ले लेते हैं और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो ब्रोंकस है वो नैरो हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और ईयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत, छाती में घरघराहट, यह सब होने लगेगा। अस्थमा के देखा गया है, WHO ने गाइडलाइन जारी किया था 2019 में, जिसमें 262 मिलियन पीपुल जो है 2019 में पूरे विश्व में पाए गए थे, जिसमें 4,55,000 डेथ हुआ था अस्थमा के चलते। 2019 का यह रिकॉर्ड है। एक इनहेलर लेना है तो इनहेलर क्या करता है कि जो ईयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आया है, जो ईयरवे नैरो हो गया है, जो सिकुड़ गया है, वह क्या करता है, ब्रोंको डायलेटर होता है। तो ब्रोंको मतलब नाम ही है ब्रोंको डायलेटर, यानी ब्रोंकस को खोल देने वाला, डायलेट करके फैला देने वाला। तो अस्थमा का जो इनहेलर दवा होता है वह क्या करता है, ब्रोंकस जो का छिद्र जो है सिकुड़ के पतला हो गया उसको फैला के मोटा करने का काम करता है। तो यह चीज़ हम लोग अब समझ लिए कि इससे डेथ भी हो सकता है या इमरजेंसी रूप भी ले सकता है, इसलिए इसको आपको प्रिकॉशंस में लेना है, इसको अदरवाइज इग्नोर नहीं करना है। सिम्टम्स भी हमने बताया,
कारण भी बताया कि कारण क्या होता है कि फैमिली हिस्ट्री भी होता है, ओबेसिटी भी होता है, या स्मोकिंग का ज़्यादा यूज इस्तेमाल स्मोक करते हैं उनको भी होता है, या फिर किसी चीज़ से एलर्जी है, पेट एलर्जी है, या फिर पॉलिजन एलर्जी है, या किसी भी चीज़ से एलर्जी है, धूल से एलर्जी है, धुआं से एलर्जी है, तो उसमें अस्थमा का रिस्क जो होता है वह बढ़ जाता है। सिगरेट पीने वाले, अल्कोहल पीने वाले को बढ़ जाता है, क्योंकि अस्थमा वाले पेशेंट को जब किसी भी आप कोई भी एक्सरसाइज काम करते हैं, हैवी वर्क करते हैं, उस समय यदि आपका सांस फूलने लगे और आपको डायग्नोस नहीं है तो आप समझ लीजिए कि अस्थमा का आपको मतलब कि सिम्टम्स आ गया है। अस्थमा में क्या करते हैं हम लोग को, ब्रोंकोडाइलेटर पेशेंट को चलाते हैं किसी भी रास्ता से, जो हम लोग उसके उसका जो है उसको हम लोग ईयरवे को खोलने का प्रयास करते हैं, जो ईयरवे से टूट गया है उसको हम लोग खोलने का प्रयास करते हैं। और आप नेचुरल चीज़ में आइए, तो अस्थमा का जांच के लिए आप कैसे डायग्नोस कराओगे कि किसी को अस्थमा है, तो डायग्नोस के लिए आप आइए, उसको कुछ जांच होते हैं, जैसे सीबीसी कराइए, उसमें टोटल स्नोफिलिक काउंट कराइए, आईजीई होता है, एलर्जिक टेस्ट कराइए, फिर आपको चेस्ट ऑफ एक्सरे से भी डायग्नोस हो सकता है, और जनरली आपको एस्पायरोमीटर टेस्ट होता है जो पल्मो स्कैन वगैरह में केसेस में आते हैं, उसके द्वारा आप कन्फर्म हो सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपको अस्थमा वाले पेशेंट को यही ध्यान रखना है कि आपको धूल कण से बच के रहना है, धुआं से बच के रहना है। जिस चीज़ से आपको एलर्जी हो, चाहे वह धूल से हो, चाहे वह धुआं से हो, या धूल कण से हो, या फिर कोई दवा से हो, या किसी प्रकार का स्मेल से हो, या क्या मच्छर धूप के चलते भी हो सकता है, मच्छर अगरबत्ती जो होता है, स्प्रे जो होता है, किसी भी कारण से हो रहा है, आपको उसको कंट्रोल करना है, उससे बच के रहना है। बाहर जाना है तो मास्क लगाना है। सर्दी के मौसम में आपको बाहर धुंध में नहीं निकलना है। जब भी मौसम फ्लक्चुएट होता है, जब सर्दी खत्म होता है, या फिर ठंडा स्टार्ट होता है, या फिर गर्मी खत्म होता है, गर्मी स्टार्ट होता है, या बरसात के समय में इसका प्रकोप बढ़ जाता है, उस समय आपको ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। अस्थमा वाले पेशेंट को रेगुलर इनहेलर का यूज करना है। सांस में जब भी प्रॉब्लम दिखाई दे, जब भी घरघराहट ऐसा सीटी मारने ऐसा आवाज़ दे, आपको इनहेलर का यूज करना है, जो आपको डायलेटेशन का काम करेगा ईयरवे, क्योंकि सांस में रुकावट नहीं होना चाहिए। सांस में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, दम फूल रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, तो आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन गिर सकता है, आप इमरजेंसी कंडीशन में जा सकते हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दूसरा इसमें मेन चीज़ क्या है कि आप नेचुरल चीज़ में आइए, तो आप सुसुम पानी का सेवन कीजिए, गार्गल कीजिए, भाप लीजिए, और आप मौसमी फल जो है जैसे संतरा वगैरह हुआ, यह सब खा सकते हैं। आप मध खा सकते हैं, मध का सेवन से भी होता है। अदरक का सेवन कर सकते हैं, यह अस्थमा में फायदेकारक होता है। मुलेठी होता है, स्वसारी होता है। तो यह सब क्या होता है कि यह थोड़ा सा गर्म लहसुन होता है, लहसुन को मध में रख के खा सकते हैं, या फिर लहसुन उबाल के दूध में पी सकते हैं। तो इससे आप अस्थमा पे क्या कर सकते हो कि नेचुरली तौर पे लगाम पा सकते हो। और दूसरा क्या कर सकते हो, अस्थमा वाले पेशेंट को कोल्ड ड्रिंक्स से सबसे बड़ा मतलब धूल कण के साथ साथ धुआं से और बच के रहना पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रिज का रखा हुआ जितना भी सामान है, वह सब सामान का आपको, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, आप कोई भी बर्फ हुआ, आइसक्रीम हुआ, यह सब चीज़ आपको नहीं खाना है, जिससे आपको प्रिवेंट कर सकते हो, क्योंकि यह चीज़ खाओगे तो अस्थमा और जो है प्रोलॉन्ग होके बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो एक और चीज़ है, किसी को सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हो, दालचीनी जो आता है उसको आप पानी में गर्म करके उसका भाप ले सकते हो। उसका हुक्का, जैसे कोरोना के समय में क्या होता था, केतली में लोग लेके भाप लेता था, तो केतली एक आता है चीनी मिट्टी का बर्तन वाला आता है, उसमें आप गर्म करके चीनी मिट्टी के बर्तन से ले सकते हो। तो नेचुरल इनहेलर का काम करता है, ब्रोंको डायलेटर। आज सबसे ज़्यादा आप अगर नेचुरल में और आइएगा तो योग का सहारा लीजिए। अनुलोम विलोम बहुत फायदेमंद होता है अस्थमा वाले पेशेंट के लिए। खान पान में उचित विहार से, अपने रख रखाव से, कब अस्थमा का अटैक बढ़ता है, कब घटता है, उसके अनुसार आप सब चीज़ों पे मतलब कि सब चीज़ों को करके आप अस्थमा पे विजय पा सकते हो। अस्थमा जड़ से ठीक नहीं होता है। अस्थमा को आप कंट्रोल कर सकते हो, अपने बस में कर सकते हो। वो भी कैसे कर सकते हो, तो मेडिकेशंस में और प्रिकॉशन से आप उसको कंट्रोल पा सकते हो। तो वह दवा रहेगा, वह आपके कंट्रोल में रहेगा। अदरवाइज आप इग्नोर करोगे, खाने पीने का हैबिट जो बैड रहेगा, कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लोगे, तो अस्थमा का कंडीशन कभी भी सीरियस भी ले सकता है, और कभी सीरियस कंडीशन होने पर एक्यूरेट ट्रीटमेंट नहीं मिलने पर आदमी की जान भी जा सकती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।